नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार प्रसार। आपके साथ मैं हूं कृपानंद। आज चर्चा का विषय है दूसरी पत्नी और उसके बच्चों का पैतृक संपत्ति में कानूनी अधिकार, पार्ट 1। पार्ट 1 वीडियो एवं पार्ट 2 वीडियो दोनों में 5-5 बेसिक सवाल रखे गए हैं। अभी पार्ट 1 वीडियो देख रहे हैं। दूसरी पत्नी और उसके बच्चों का पैतृक संपत्ति में कानूनी अधिकार के बारे में पूरी जानकारी रखना चाहते हैं तो पार्ट 2 वीडियो को देखना ना भूलें। चलिए अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और इस विषय पर कानूनी जानकारी देने के लिए मेरे साथ एक खास मेहमान मौजूद हैं और वो हैं श्री कृष्ण कुमार शर्मा जी, जो कि दिल्ली हाई कोर्ट में वकालत की प्रैक्टिस कर रहे हैं। मैं अपने मेहमान अधिवक्ता श्री कृष्ण कुमार शर्मा जी का इस कानूनी परिचर्चा में अपना कीमती समय देने के लिए हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। अब हम इस विषय पर कानूनी सलाह लेने के लिए श्री शर्मा जी से पहला सवाल करते हैं। दूसरी पत्नी का मतलब क्या हुआ और किस स्थिति में विवाह को शून्य माना जाता है? जैसे आपने सवाल में कहा है कि दूसरी पत्नी का मतलब क्या हुआ, तो दूसरी पत्नी का मतलब है कि अगर कोई पुरुष दूसरा विवाह करता है तो वह उसकी दूसरी पत्नी कहलाती है। उसमें दो शर्तें हैं, कंडीशंस हैं। जैसे एक व्यक्ति अपनी पहली पत्नी को रखते हुए अगर दूसरी शादी कर लेता है तो वह भी उसकी दूसरी पत्नी तो हो गई, क्योंकि उसने उसके साथ विवाह किया है, लेकिन वह विवाह वैध नहीं है, कानूनी रूप से मान्य नहीं है, तो कानूनी रूप से उसे पत्नी का दर्जा नहीं मिलता, लेकिन वो आमतौर की बोलचाल की भाषा में दूसरी पत्नी कहलाती है। तो वैधानिक स्थिति यही है कि अगर कोई व्यक्ति अपनी एक पत्नी के जीवित रहते हुए दूसरी पत्नी के मतलब दूसरी स्त्री के साथ विवाह कर लेता है तो वह उसकी दूसरी पत्नी कहलाएगी। और उसमें एक दूसरी और चीज़ है कि अगर मान लीजिए कि एक व्यक्ति ने अपनी पहली शादी की और पहली शादी के बाद उसकी पहली पत्नी की मृत्यु हो गई है या उसने पहली पत्नी से तलाक ले लिया है, ऐसी स्थिति में वो किसी दूसरी स्त्री से शादी करता है तो वह शादी जो है वो कानूनन वैध मानी जाएगी और उसको कानूनी रूप से विधिवत पत्नी का दर्जा मिलेगा। वह भी दूसरी पत्नी ही होगी, लेकिन उसे पूर्ण पत्नी का दर्जा मिलेगा। कानून उसे मान्यता देगा। कानूनी मान्यता के अनुसार जितने भी उसके अधिकार हैं, कानूनी और संवैधानिक अधिकार, वो सब उन्हें मिलेंगे। तो दूसरी पत्नी से जो तात्पर्य है वो यही है कि एक व्यक्ति अगर एक शादी के बाद दूसरी शादी करता है तो वह स्त्री जिससे दोबारा उसने शादी की है वो दूसरी पत्नी कहलाएगी, लेकिन उसके लिए वह विधिक पत्नी है या नहीं है वह इस बात पर निर्भर करेगा कि उसने पहली पत्नी के जीवित रहते हुए या बिना तलाक लिए हुए शादी की है या पहली पत्नी की मृत्यु के बाद या तलाक लेने के बाद शादी की है। तो यही है विधिक पत्नी और जो अवैध पत्नी का बात है दूसरी पत्नी का, वो यही है। शर्मा जी, ऐसा कौन सा 3 कानून है जो दूसरी पत्नी के लिए भरण पोषण की व्यवस्था करती है और किस परिस्थिति में अपने पति से भरण पोषण के लिए कोर्ट में मुकदमा दायर कर सकता है? देखिए, अभी जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया है कि दूसरी पत्नी, अब दूसरी पत्नी में एक सवाल था कि वह विधिक पत्नी है या नहीं है। और अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति ने अपनी पहली पत्नी की मृत्यु के बाद या अपनी पहली पत्नी से तलाक लेने के बाद दूसरी शादी की है तो उसको विधिक मान्यता मिलेगी। और अगर उसने पहली पत्नी के जीवित रहते हुए और बिना तलाक लिए अगर शादी की है तो दूसरी पत्नी का जो विवाह है मतलब दूसरा जो विवाह है वह शून्य माना जाएगा और उसे शून्य घोषित भी कराया जा सकता है। लेकिन हमारे यहाँ कानून में ये प्रावधान किया गया है कि अगर किसी व्यक्ति ने दूसरा विवाह भी कर लिया है, अपनी पहली पत्नी के जीवित रहते हुए भी विवाह कर लिया है, तो उस स्थिति में
उसको भरण पोषण का अधिकार कानून देता है। तो दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के तहत दूसरी पत्नी, चाहे वो वैध हो या अवैध, उसको 125 के अंतर्गत भरण पोषण का अधिकार मिलता है। इसके अलावा चूंकि वो उस व्यक्ति के साथ रह रही है तो एक डोमेस्टिक रिलेशन में रह रही होती है, तो हम अभी डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है तो उसके अंतर्गत भी वह भरण पोषण का अधिकार रखती है और अधिकार ले सकती है। और अगर वो पहली पत्नी की मृत्यु के बाद या पहली पत्नी से तलाक के बाद उसने शादी की है तो वह दंड प्रक्रिया संहिता और डोमेस्टिक वायलेंस के साथ साथ हिंदू मैरिज एक्ट के अंतर्गत भी प्रावधान है भरण पोषण का, वो वहाँ से भी भरण पोषण ले सकती है। शर्मा जी, दूसरी पत्नी को अपने पति से भरण पोषण प्राप्त करने का अधिकार तो मिला है, लेकिन पति के संपत्ति में कोई कानूनी अधिकार मिला है या नहीं? कृपानंद जी, जैसे मैंने अभी पूर्व के प्रश्न के उत्तर में बताया है कि दूसरी पत्नी, अब दूसरी पत्नी में पहले यह देखना पड़ेगा कि उसका जो विवाह है वो विधिक रूप से मान्य है या वह विवाह शून्य है। अगर वह विवाह मान्य है तो उसको अपने पति की संपत्ति में और पति की पैतृक संपत्ति में पूरा अधिकार है और उसे जो क्लास 1 के लीगल हेयर्स के अधिकार हैं उसमें उसको रखा जाएगा और वो अपना अधिकार प्राप्त करने के लिए अधिकारी है। लेकिन अगर उसका विवाह शून्य है, जैसा कि मैंने पहले बताया है कि अगर कोई व्यक्ति अपनी एक पत्नी के जीवित रहते हुए या उसको बिना तलाक लिए हुए, या कई बार ऐसा भी होता है कि एक पहली जो पत्नी है वो उसको छोड़कर चली गई है और उसका कोई अता पता नहीं है, और तो उसमें पहले कानूनी प्रावधान ये है कि अगर कोई पत्नी जो है अपने पति को छोड़कर चली गई है या कोई पति अपनी पत्नी को छोड़कर चला गया है और 7 साल तक उसका कोई अता पता नहीं है तो उसे न्यायालय के द्वारा मृत घोषित मान लिया जाता है। तो ऐसी स्थिति में वो दूसरा विवाह करेगा तो वो वैध होगा घोषित करा के। तो उन कंडीशनों के अलावा अगर ये विवाह हुआ है कि पत्नी जीवित है या पत्नी से तलाक नहीं लिया गया है और पत्नी बाहर है लेकिन पति को ये पता है कि वो मेरी पत्नी जीवित है, उसने छोड़ा हुआ है, तो ऐसी स्थिति में अगर वो विवाह करता है तो वो शून्य विवाह होगा और उस स्थिति में उसे अपने पति की संपत्ति में या पैतृक संपत्ति में कोई अधिकार नहीं मिलेगा। लेकिन अगर पति की स्व अर्जित संपत्ति है तो स्व अर्जित संपत्ति में पति को यह अधिकार है कि वह अपनी संपत्ति को किसी को भी दे दे। तो वो अगर अपनी दूसरी पत्नी को वसीयत के द्वारा वह देना चाहता है या गिफ्ट के द्वारा देना चाहता है तो वह दे सकता है, तो उस स्थिति में उसे वह अधिकार प्राप्त हो जाएगा, लेकिन पैतृक संपत्ति में उसे कोई अधिकार नहीं मिलेगा। शर्मा जी, यहाँ हम अपने दर्शकों की तरफ से जानना चाहता हूँ कि मान लीजिए कोई वैध पत्नी है जो पहली शादी होती है विधि के अनुसार, तो उसमें ये होता है कि जो मान लीजिए उन्होंने तलाक दे दिया या पति को छोड़ के चली गई, तो क्या इस स्थिति में केवल वह भरण पोषण के लिए ही अपनी पति से अधिकार मांग सकती है? क्या वह अपनी पति के जो पैतृक संपत्ति में क्या उसमें वो अधिकार रखती है? देखिए, अगर कोई वैध पत्नी है तो जब तक उसका तलाक नहीं हुआ है तब तक तो वह उसकी पैतृक संपत्ति में और पति की स्व अर्जित संपत्ति में अधिकार रखती है। लेकिन अगर उसने तलाक ले लिया है तो तलाक लेने के बाद फिर वह उसकी कोई पैतृक संपत्ति में या उसकी अपनी स्व अर्जित संपत्ति में कोई अधिकार नहीं रख सकती, वो तब कोई दावा नहीं कर सकती। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि अगर पत्नी ने तलाक ले लिया है तो तलाक के बाद वह अपने पति की पैतृक संपत्ति में और पति की स्व अर्जित संपत्ति में कोई अधिकार नहीं रखती। लेकिन तलाक से पहले उसको अधिकार होता है और तलाक से पहले वह अपने पति की पैतृक संपत्ति में और स्व अर्जित संपत्ति में दावा कर सकती है, लेकिन तलाक के बाद वह उसमें कोई दावा
नहीं कर सकती और उसे कोई अधिकार नहीं मिलेगा। इसमें एक बात और है कृपानंद जी कि जो पैतृक संपत्ति है उस पैतृक संपत्ति में और स्वआर्जित संपत्ति में उसका अधिकार तब होगा जब पति की मृत्यु हो जाएगी। पति की मृत्यु अगर नहीं होती और पति जीवित है तो जो पैतृक संपत्ति में जो पहला अधिकार है वो उसके पति का है, तो पत्नी उसमें उस वक्त तक कोई क्लेम नहीं कर सकती, वह उसके बाद ही क्लेम कर सकती है जब उसका पति ना रहे। शर्मा जी, पति अपनी दूसरी पत्नी को कौन सी संपत्ति वसीयत में दान कर सकता है? देखिए, पति अपनी दूसरी पत्नी को जो उसकी स्व अर्जित संपत्ति है उसको दान कर सकता है। इसके अलावा वो अन्य संपत्ति को नहीं दान कर सकता जिसमें किसी और दूसरे व्यक्ति का हित निहित हो। और अगर कोई पैतृक संपत्ति है जिसमें उसका हित है तो वो जब तक उसको नहीं मिल जाती तब तक, तो मतलब जब तक पति को नहीं मिल जाती वो संपत्ति तब तक वो उसे दान नहीं कर सकता। मिलने के बाद भी वो उसमें जो उसका अपना अंश है वो वहां तक दान कर सकता है। उस संपत्ति को वो उतना वसीयत कर सकता है अपनी दूसरी पत्नी को। इसके अलावा वो और कोई संपत्ति वसीयत नहीं कर सकता। मान लीजिए जैसे अगर पति को अपने पैतृक संपत्ति कोई मिली है तो उसको जितना अंश मिला है, जितना वह मालिक है, वह केवल अपने अंश तक ही संपत्ति को वसीयत कर सकता है, वो भी जब उसको पूर्ण अधिकार उस पर मिल गया हो। अगर उसमें मान लीजिए पैतृक संपत्ति में चूंकि बच्चों का भी अंश होता है, तो अगर मान लीजिए उसकी कोई पहली पत्नी से पुत्र जीवित है, मतलब पुत्र है या पुत्री है, और उनका भी उस पैतृक संपत्ति में कोई अंश है, तो वो केवल अपने अंश तक की ही जो प्रॉपर्टी है उसको ही वो उसमें वसीयत कर सकता है। लेकिन अगर वो विभाजित हो जाती है तब करता है तो ज़्यादा अच्छी बात है, क्योंकि अगर वो अविभाजित संपत्ति की वसीयत करेगा तो यह दिक्कत आती है कि उसमें जो वसीयत के द्वारा पाने वाला व्यक्ति है उसका वो कौन सा अंश है, उसको वो अंश कैसे मिलेगा, जब तक वो डिमार्क नहीं होगा तो वो उसको नहीं मिल पाएगा। तो उस कंडीशन में यही है कि जो स्वार्जित संपत्ति है उसको तो वो पूरी की पूरी जितना भी है जो भी है वो उसको अपनी दूसरी पत्नी को दे सकता है, और दूसरी पत्नी क्या किसी को भी वो दे सकता है। लेकिन जो जहाँ उसका कुछ अंश ही है और अभी वो विभाजित नहीं हुई है तो उस कंडीशन में वो सिर्फ अपने अविभाजित अंश तक की भी एक दिक्कत ये आएगी उसको कि चूंकि बंटवारा नहीं हुआ है तो कौन सा हिस्सा किसको मिलेगा, कौन सा हिस्सा किसको नहीं मिलेगा, इसकी एक दिक्कतें आएंगी और आके जाके कानूनी लड़ाइयाँ बढ़ सकती हैं। तो बेहतर यही है कि वो केवल अपनी स्वार्जित संपत्ति ही वसीयत करे। शर्मा जी, हिंदू मैरिज एक्ट 1955 की धारा 16 के तहत दूसरी पत्नी से पैदा हुए बच्चों को क्या अधिकार दिए हैं? देखिए, जो हिंदू हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 16 है तो उसके अंतर्गत जो विधिक विवाह होता था पहले, उनसे उत्पन्न बच्चों को, जो औरत बच्चे हैं जो लेजिटिमेट चाइल्ड हैं, उन्हीं को केवल अधिकार था कि पैतृक संपत्ति में और पिता की संपत्ति में उनको ही अधिकार मिलेगा। लेकिन हिंदू विवाह अधिनियम संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा उसमें यह संशोधन किया गया कि धारा 16 के अंतर्गत चाहे वह पुत्र औरस हो या जारज हो, चाहे वो लेजिटिमेट हो या इलेजिटिमेट हो, किसी भी तरह का चाहे बच्चा हो, चाहे वो पहली पत्नी से प्राप्त हुआ पुत्र हो या द्वितीय पत्नी से प्राप्त हुआ पुत्र हो, दोनों को ही समान अधिकार हैं और उनको उस संपत्ति में, पैतृक संपत्ति में पूरा अधिकार मिलेगा। अब कानूनी परिचर्चा को हम यहीं समाप्त करते हैं। शर्मा जी, आपने हमारे दर्शकों को बहुत ही अच्छी कानूनी सलाह उपलब्ध करवाए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
हम अपने दर्शकों से कहना चाहते हैं कि यदि ये परिचर्चा आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें। आप समाचार प्रसार चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको हमारे न्यूज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अब हम आपसे विदा लेते हैं, फिर मिलते हैं एक नई खबर के साथ। तब तक आप खुश रहें, अपना ख्याल रखें और हमारे न्यूज़ चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।